जून बोनांजा सेल आ गया है। अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग, साथ ही साथ 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। यही नहीं, यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, बैंकिंग, ईपीएफओ, डिफेंस, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ प्लस 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी 13, 14, 15 जून ओनली। हो जुनून तो सिलेक्शन सून। Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel जहां आपको सभी important updates, PDFs of important sessions are being provided. Learners, if you are getting yourselves enrolled in any of the paid subscription based course, you can get an additional 25% discount by using my faculty code TulikaR. सो लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ऑनगोइंग यूजीसी नेट 2023 एग्जामिनेशंस। क्या पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टाइम्स टू कम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट। बिफोर दैट, दिस इज द लाइव क्लासेस शेड्यूल विच यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंग टू द फैकल्टी, अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग्स। सो किस तरह के पूछे गए सवाल, पार्ट 2 इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस today. But before that, June Bonanza sale ends today, that is 15th of June. So those who are planning for upcoming exam, December के preparation करना है, तो 8 महीने का subscription आपको मिलता है at only 8,324 by using my coupon code TulikaR. So ये offer आज तक के लिए है, आप इसे avail कर सकते हैं। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें रिसर्च के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को लेके, सो क्वांटिटेटिव बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रहता है। क्वालिटेटिव में क्या पॉपुलर टेक्निक्स हैं, क्या पॉपुलर मेथड्स हैं जिससे क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज किया जाता है। सो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स आर कंटेंट एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस, नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। सो इनमें से कोई भी तरीका क्यों ना हो, बट हम करते कैसे हैं, व्हाट आर दी स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव डेटा। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। वो किसी ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। उसके बाद हम उस डेटा को रिव्यू करते हैं और उससे मिलता जुलते कुछ कोड्स निकालते हैं। कोड्स के आधार पर हम ब्रॉड थीम्स को बनाते हैं और थीम्स बनाने के बाद ही हम इन थीम्स को एक कोहेसिव मैनर में प्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपके 5 स्टेप्स जो कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में कोई भी मेथड से हम करें, ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। रिसर्च से अगर हम बात करें सैम्पलिंग पे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से क्वेश्चन था। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज, पूछा गया था, तो इसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो और इसके नाम है ग्रैब सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल, अपॉर्चुनिटी या कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये चारों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। सो मान लीजिए आप किसी शॉप में गए या किसी मॉल में गए हैं, तो कई बार आपको कोई नए प्रोडक्ट के सैंपल्स दिए जाते हैं। सो वहाँ पे आपको सैंपल देने का उनका जो पर्पस रहता है, उसके पीछे जो प्रिंसिपल रहता है, वो यही रहता है कि जो भी पॉपुलेशन दैट इज क्लोज टू हैंड, जो मिल जाए, राइट। सो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग इज यू बाय एक्सीडेंट, इफ यू हैपन टू बी देयर, आपको वो सैंपल मिल जाता है, राइट। तो ये इसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं, जो कि एक नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ सैम्पलिंग है। अनदर टाइप ऑफ सैम्पलिंग जिसके बहुत सारे नाम हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसे हम जजमेंटल, सिलेक्टिव या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। एक और कंसेप्ट है लर्नर्स डबल सैम्पलिंग का। अगर मान लीजिए आप कोई एक किसी सिटी में ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे एवरेज सिटी ड्वेलर्स जो हैं, कितने लोग रीड करते हैं एक वीक में, तो आप उस पॉपुलेशन को स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं इनटू कॉलेज ग्रेजुएट्स एंड लेस एजुकेटेड पीपल, और उसके बाद आप उसमें से सैंपल निकाल सकते हैं। तो इस तरह की सैम्पलिंग को डबल सैम्पलिंग कहते हैं, क्योंकि आपने एक बार सैम्पलिंग किया, उसके बाद आप सैम्पलिंग करते हैं, और इसी वजह से इसे 2 फेज सैम्पलिंग भी कहा जाता है। सो दिस वाज फ्रॉम योर रिसर्च। लर्नर्स, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, जो जितने स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको सही ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए, और मास मीडिया से वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछे
पूछे गए हैं एज फार एज अभी तक हमारे पास जो इनपुट्स हैं. सो कम्युनिकेशन इज क्वाइट डुएबल. टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो रहा है. जैसे एक पूछा गया है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग. तो क्लासरूम में अगर हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की, तो इसका फोकस जो है वो फ्री विल पे होता है कि हम एक लर्नर को उसकी सेल्फ डिस्कवरी पे छोड़ देते हैं ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके एज अ ह्यूमन बीइंग. राइट. सो हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल के अट्रीब्यूट्स, प्रॉब्लम, सिम्टम्स पे नहीं फोकस करते हैं, जबकि हम इंडिविजुअल को पूरा फुल ग्रो करने का मौका देते हैं. तो ये होता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. एक और कंसेप्ट पूछा गया है स्कैफोल्डिंग का. तो स्कैफोल्डिंग को हम तब भी पढ़ते हैं जब हमें वाइगोत्स्की की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट समझा था. सो स्कैफोल्डिंग अगर हम क्लासरूम टेक्निक के हिसाब से समझे तो ये ऐसी टेक्निक है जहाँ जो इंस्ट्रक्टर होता है, टीचर होता है, मेंटर होता है, वो आपको लेसन्स जब डिलीवर करता है तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट देता है. ठीक है. तो और कम से कम सपोर्ट देता है ताकि आप खुद से चीज़ों पे मास्टरी कर सके और नए नए कंसेप्ट आप डेवलप कर सके. तो वो जो टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम होता है सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड डेवलप इट, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग. सो ये क्लासरूम टीचिंग टेक्निक में यूज़ किया जाता है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो अभी के समय में पूछे जा रहे हैं वो है इन्वायरमेंट पे, और जैसे मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमने उनको कोशिश किया सबको कवर करने का और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े और डिस्कस करने का. सो अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन की बात करें तो कौन सा सेक्टर है जो इसे कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में इलेक्ट्रिसिटी और हीट 31% कंट्रीब्यूट करते हैं, एग्रीकल्चर 11%, ट्रांसपोर्टेशन 15%, फॉरेस्ट्री 6% एंड मैन्युफैक्चरिंग 12%. तो ये है रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज मेजर सेक्टर्स जो कि ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूट करता है. एक और कंसेप्ट पूछा गया था NBOD. अभी तक हम ज़्यादातर BOD या COD पढ़ते आए हैं या DO पढ़ते आए हैं, बट जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म शायद बताना था NBOD का. सो दैट इज नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब है क्या ये भी समझ लेते हैं जस्ट इन केस अगर नेक्स्ट आने वाले टाइम्स में ये पूछे. सो NBOD जो होता है नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये BOD और कार्बोनेशियस BOD यानी CBOD का के बीच का डिफरेंस होता है. तो BOD माइनस CBOD इज NBOD. ठीक है. सो NBOD रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हम पढ़ते आए हैं BOD एंड कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, एंड दिस जनरली रिलेट्स टू समथिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑरिजिन जो कि हमारे फर्टिलाइजर्स जिसके सोर्सेज होते हैं. अब अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूशन किन गैसेज का सबसे ज़्यादा है, तो सबसे हाईएस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट कम्स मीथेन, देन इट इज नाइट्रस ऑक्साइड, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन एंड ऑल दीज कम्स इनटू कैटेगरी. बट ये मेजर कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो. अनदर कंसेप्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स चूंकि काफ़ी आज के समय में इट इज़ टू मच इनटू न्यूज़ बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये बेसिकली आप अपने में ये नॉन टॉक्सिक होती हैं और नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं, और इसमें ज़्यादातर कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन पाया जाता है. ठीक है. और इनको हम यूज़ करते हैं एरोसॉल्स के स्प्रे बनाने में, फोम्स में, पैकेजिंग मटेरियल में, सॉल्वेंट्स में, एज रेफ्रिजरेंट्स. तो एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेंट्स, ये सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है. अभी के समय में अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. सो 2022 में करीब 417.2 ppm था. नाउ इट हैज़ कम टू 419.2 ppm. सो ये एक्सपेक्टेड है कि इसके आसपास ये पहुंच रहा है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में जो हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम है, मतलब इनकी मात्रा काफ़ी कम है, बट ये करीब 10,000 टाइम्स ज़्यादा इनमें पोटेंशियल है. GWP है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, पावर है एज ग्रीन हाउस गैस, एंड इट कैन रिमेन इन एटमॉस्फेयर फॉर अबाउट 45 to 100 ईयर्स. तो इनकी जो एज ऑन नेटवर्क जिसको हम कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो इनकी एज है वो करीब 100 ईयर्स तक रह सकती है. सो ये एक चीज़ है अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लाइमेट चेंज के कुछ कॉजेज हैं जिसे UN ने लिस्ट किया है. सो चूंकि क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, तो ब्रॉडली आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है. तो पावर,
जो हमारा फॉसिल फ्यूल बेस्ड कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से आता है, जनरेटिंग पावर इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा एमिशन करती है, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, स्टील की, प्लास्टिक, क्लोथ्स, माइनिंग और बाकी सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो गैसेस को रिलीज करते हैं। फॉरेस्ट के कट डाउन की वजह से तो काफ़ी बढ़ ही रहा है क्लाइमेट चेंज के हार्मफुल इम्पैक्ट्स, क्योंकि ये ट्रीज हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते थे और इसकी वजह से एमिशन बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अपने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, खास करके ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें या एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें। इवन फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, जो फूड प्रोडक्शन में जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है या फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, वो भी बहुत हद तक पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। कैटल प्रोड्यूसेस मिथेन, जो कि एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जिसका सेकेंड नंबर पे आती है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। और इवन हमारी जितनी भी पैकेजिंग इंडस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, इन सब में भी एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको पावर प्रोवाइड करना और कंज्यूमिंग टू मच, जैसे कि हम क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक्स का हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये सभी चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं टू द प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज कंडीशन। Now another important concept is about how India is doing या what India is doing in terms of ozone। ठीक है, सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो उसमें से एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि इट इज़ बीन प्लान्ड कि 2030 तक हम 100% इसका रिडक्शन कर देंगे। तो इसको आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कही गई है और ये इंफॉर्मेशन दी है हमारे ओजोन सेल ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ये ओजोन सेल ने इस बात को फॉरवर्ड किया है कि 2030 तक हमारा जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका 100% रिडक्शन हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन जो कि आज के सेशन में पूछा गया था वो फ्लोराइड से रिलेटेड था। तो पूछा गया था कि क्या फ्लोराइड की वजह से बच्चों के जो दांतों में कैविटीज होती है, क्या उसका वो कारण है? तो लर्नर्स, द करेक्ट आंसर इज कि फ्लोराइड जो है वो हेल्प करता है प्रिवेंटिंग कैविटीज एंड डिके, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है टूथ इनेमल के, राइट। तो इसकी वजह से अगर फ्लोराइड का प्रेजेंस है तो कैविटी नहीं होती है, टूथ डिके नहीं होता है। हाउएवर fluorosis, which is another concept, which damages teeth and bone because of too much of consumption of fluoride. That is one concept. ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अमेंडमेंट से रिलेटेड किगाली से पूछा गया है, सो मिलता जुलता, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम रिलेट करते हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो ये सारे गोल्स हैं 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13 एंड 17, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एसोसिएटेड है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये पिक्चर काफ़ी आज के समय में कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुई थी, जो कि नासा ने पुटअप की थी, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि विथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड विदाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, हाउ द कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी। सो अगेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि काफ़ी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे फोकस है और किस तरह से हमारा ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, कीपिंग इन माइंड हाउ वी आर डीलिंग विथ आर प्रेजेंट सिचुएशन। सो ये सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वॉज आस्क्ड वॉज अबाउट जीन पियाजे की कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि 1936 की थ्योरी थी और इसमें उन्होंने चूँकि ये जीन पियाजे वॉज वर्किंग विद बिनेट, जिनके हम इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ते हैं, उनकी लेबॉर्ट्री में ये काम कर रहे थे और इन्होंने देखा कि जब बच्चों का इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे थे तो बच्चे अलग अलग तरह की मिस्टेक्स करते थे। सो इन्होंने बच्चों को कैटेगराइज कर दिया, उनके कोग्निटिव डेवलपमेंट को इन्होंने 4 कैटेगरीज में डाला था: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सो ये है स्टेजेस, ये है एज और ये है गोल। तो सबसे पहली वाली जो होती है बर्थ से करीब 2 साल की उम्र तक, उसको हम सेंसरी मोटर कहते हैं और उसमें जो गोल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। अगर बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाती है तो बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट समझ में आ जाता है।
नेक्स्ट स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक की होती है। इसमें बच्चे सिंबल से रिलेटेड थॉट प्रोसेस को समझने लगते हैं, सिंबॉलिक थॉट इनका डेवलप हो जाता है। थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 to 11 ईयर्स के एज के बच्चों में होती है, जहाँ पे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग ये सब चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल इज फ्रॉम एडोलेसेंस टिल एडल्टहुड, जहाँ पे बच्चे साइंटिफिक रीजनिंग की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। सो दिस इज हाउ द स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट takes place. So I hope learners you found this session to be informative and interesting. So हमारे subscription में आपको मिलते हैं mock test, study notes, live classes by experts and video courses. So learners, June Bonanza sale is till 15th and you can get this amazing offer by using my faculty code Tulika R at only 8,324 rupees. So thanks for watching. I hope this session was informative for all of you. Take care. Bye-bye.